नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं दूरदर्शन के खास कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हमारे आसपास लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। आपराधिक घटनाओं का मुख्य कारण कई हो सकते हैं। आपराधिक घटनाओं के कारण एक तरफ जहां प्रशासन ये दावा करती है कि उस पर अंकुश लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अपराधी हर दिन एक नई वारदात को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसके कारण क्या हैं? आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। जब कोई घटना घटती है तो न्याय की उम्मीद में पीड़ित केस करता है, कोर्ट के चक्कर लगाता है और ये प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि सालों निकल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? हमारे साथ वरिष्ठ अभियोजन पदाधिकारी ज्ञान चंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से लगातार देश की बात करें, बिहार की बात करें, हमारे आसपास की बात करें, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। कारण क्या है? सबसे पहले कई कारण हैं, लेकिन एक मुख्य कारण है हमारे देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था। आपराधिक न्याय व्यवस्था क्या है सर? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसका मतलब ये होता है कि कोई अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो उस अपराध के प्रोपोर्शन में उसको क्या दंड मिलना चाहिए, वो एक विधान है और दंड देने के लिए एक व्यवस्था की गई है। और उसमें जो वो व्यवस्था होती है उसके 4 अंग होते हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है, दूसरा प्रोसिक्यूशन जो प्रोसिक्यूटर करती है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशंस का ये अंग है, तीसरा एडजुडिकेशन या न्यायालय न्यायपालिका हुआ, और चौथा जो अंग होता है वह जेल होता है। लेकिन वेलफेयर स्टेट में इसको रिफॉर्मेटिव वे में हम लोग लेते हैं, इसको सुधारात्मक रूप में, इसको सुधारगृह भी कहते हैं। अगर छोटे बच्चे अपराध करते हैं तो ये माना जाता है कि उनको सुधार किया जाए। तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 अंग होते हैं: इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, एडजुडिकेशन एंड जेल और रिफॉर्म्स। जी, ये तो आपराधिक न्याय व्यवस्था की हमने बात कर ली, लेकिन जिस तरीके से देश में, बिहार में आसपास लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, क्या कुछ मुख्य कारण है इसके? देखिए, अपराध बढ़ने के कई कारण हैं। पहली बात है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा कि शिक्षा जो है वह थोड़ी महंगी हो गई है जी। तीसरा कि जैसे मोबाइल युग अभी कहते हैं लोग कि अभी साइबर युग आ गया जी। तो बच्चे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जी। तो बहुत से जो जुवेनाइल होते हैं वो अपराध करते हैं, जिसको साइबर क्राइम आप कह सकती हैं। बिल्कुल। तो, और साइबर क्राइम का जो ग्राफ लगातार बढ़ भी रहा है। और साइबर क्राइम जो है वह एक जगह का अपराध नहीं है, इसको इंटरकंटिनेंटल अपराध भी कर सकते हैं। एक महादेश का व्यक्ति दूसरे महादेश में बैठे हुए अपराध करता है। जैसे मान लिया आपका डाटा हैक कर लिया, बैंक के जो अकाउंट हैं वे हैक हो गए, तो ये एक इंटरकंटिनेंटल जो है अपराध हो रहे हैं। इसके जो सिक्योरिटी के जो उपाय होने चाहिए वो अभी उस स्तर के नहीं हैं, लेकिन प्रयास जारी है। इसलिए अपराध की जो घटनाएं होती हैं वो चारों ओर बढ़ रही हैं। इधर कुछ दिनों में महिलाओं के खिलाफ भी अपराध बढ़े हैं। उसका भी बहुत कारण है कि मूल कारण तो है कि अपराध तो होता है, लेकिन हमारे देश में वीमेंस के रिफॉर्म की बात नहीं सोची गई है। और आपको मालूम होगा कि कानून जो है लागू जो है 100% तभी होगा जब सोसाइटी रिफॉर्म की भी बात करेगा। रिफॉर्म और कानून दोनों एक साथ जब चलेंगे तो अपराध पर नियंत्रण होगा। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया साइबर क्राइम के बारे में, तो जो साइबर क्राइम है वो लगातार बढ़ रहा है। साइबर क्राइम बढ़ने के कारण क्या है? क्या लगता है कौन सी ऐसी वजह है जो साइबर क्राइम इस स्तर पर अब बढ़ चुका है? देखिए, बहुत से लोग हैं जैसे अभी रहने सहने, पढ़ने, घूमने फिरने के शौक बढ़ गए हैं। तो सभी बच्चे चाहते हैं अगर उनका मीन्स या उनके गार्जियनों का जो इनकम है अगर वह प्रोवाइड नहीं करता है तो वो अपराध करके चाहते हैं कि हम जो है छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, मोबाइल फ़ोन हुआ, डाटा, लैपटॉप आदि जितने भी हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे पास रहे। तो इसलिए अपराध का एक कारण ये भी है कि बच्चों में एक तरह की भूख बढ़ गई है, जो दिस वे और दैट वे वो चाहते हैं कि हो। तो एक कारण, ये प्रमुख कारण ये भी है। जी, कारण तो हमने समझ लिया। साइबर क्राइम को दूर कैसे किया जाए, कैसे इस पे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, साइबर क्राइम जो डाटा है उसको सिक्योर किया जाना चाहिए। इस पर काम भी हो रहे हैं। और हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना 2000 में जी। और वह लागू है। और अगर साइबर क्राइम होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत केस दर्ज होते हैं, फिर उसका अनुसंधान होता है और
उसमें फिर पनिशमेंट होते हैं। तो कानून बनाना और साथ साथ उसकी सुरक्षा के बारे में साइबर का जो है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड वो भी बढ़ाना होगा। जी बिल्कुल। आपने अनुसंधान की बात कही। पुलिस जब कोई क्राइम होता है तो अनुसंधान करती है, लेकिन उस अनुसंधान का स्तर क्या लगता है? किस स्तर का पुलिस अनुसंधान करती है? देखिए, अनुसंधान में महत्वपूर्ण बात इधर हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने देश में पुलिस के कार्य क्षमता पर कुछ सवाल उनके द्वारा उठाया गया, और कल परसों के भी अखबार में आपके द्वारा आया है जी। कि पुलिस बार बार पुलिस को ये कहा जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है माननीय न्यायालयों के द्वारा कि अनुसंधान जो है वो गुणवत्तापूर्ण हो। और इसके लिए जो है पुलिस के ऊपर जो वर्कलोड है उसको उन्होंने कहा कि डिवाइड कीजिए। एक लॉ एंड ऑर्डर में रखिए पुलिस बल को, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि पूरे देश में इवन बिहार सरकार भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपना शपथ पत्र दिया है कि यहाँ इस स्टेट में भी कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेवारी और इन्वेस्टिगेशन जब अपराध होता है तो पुलिस के द्वारा जो अनुसंधान किया जाता है इसकी जिम्मेवारी दो विभिन्न शाखाओं के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन वर्चुअली यह धरातल पर उतना अभी उतरा नहीं है। जी, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे सुधार किया जाए ताकि अगर कोई क्राइम हो पुलिस अनुसंधान करे तो कम समय में उसका काम देखने को मिले? देखिए, इसमें अब जितने भी पुलिस अफसर हैं उसमें उनको चुनाव किया जाना चाहिए जी। और उनको साइबर की जानकारी नहीं है जी। तो साइबर की जानकारी और साइबर क्राइम जब होते हैं तो साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के लिए किन किन बातों की, किन किन तथ्यों की, किन किन शर्तों की आवश्यकताएं होती हैं, इसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जी इमीडिएटली। जी। और प्रशिक्षणोपरांत जो है तब जो है लगेगा कि नहीं उनका जो अनुसंधान है वह गुणवत्तापूर्ण है। एक दूसरा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि उसका जो अनुसंधान करता होगा वह पुलिस इंस्पेक्टर के नीचे का पदाधिकारी नहीं होगा जी। तो इसके ग्रेविटी जो ऑफेंस की ग्रेविटी है इसको देखते हुए जो हमारा लेजिस्लेचर है, हमारा जो पार्लियामेंट है, उसने संसद जो है वह कानून बनाया है कि छोटे पुलिस अफसर इसका अनुसंधान नहीं करें बल्कि इंस्पेक्टर लेवल के जो पुलिस अफसर हैं उससे नीचे के पुलिस पदाधिकारी अनुसंधान नहीं करें ताकि अनुसंधान की जो क्वालिटी हो वह गुणवत्तापूर्ण रहे। जी, जब कोई घटना घटती है तो जो पीड़ित है केस करता है, थाने जाता है, उसके बाद कोर्ट में न्याय की उम्मीद में लगातार चक्कर लगाता है, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है या इसे विडंबना भी कह सकते हैं, कोई दायरा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है, डेट पे डेट मिलता जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों है न्याय की? असल है क्या, जो न्याय के प्रक्रिया में जो इसका एक्सक्यूशन जो प्रोसेस है उसमें समय लग रहा है या लगता है, और मैं इससे सहमत हूँ आपकी बात से कि न्याय की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और आम जनों के बीच में ये बात जो है अब चर्चा में है कि न्यायालय में डेट पर डेट पड़ता है। लेकिन इसमें न्यायालय जो है वो पुलिस पर या अन्य जो उसके हैं एक्सक्यूशन रिपोर्ट पर वो निर्भर करती है। एक्सक्यूशन रिपोर्ट नहीं आने के कारण जो है न्यायालय में लंबे डेट जो दिए जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक्यूज्ड को प्रोडक्शन के लिए न्यायालय ने आदेश दिया, लेकिन पुलिस जब तक अरेस्ट करके न्यायालय में उसे उपस्थापित नहीं करती है तो उसमें तो डेट ही दिया जाएगा। अगर डेट दिया जाएगा तो फिर एक्यूज्ड के स्तर से भी विभिन्न जो है तरह से जो है डेट लिए जाते हैं, उसको न्याय प्रक्रिया को लंबा किया जाता है ताकि वो भी चाहते हैं कि न्याय प्रक्रिया लंबी हो ताकि गवाह या अन्य जो हैं उनको हम अपने पक्ष में फेवर कर सकें। तो हमारा मानना है कि इसको एक टाइम शेड्यूल में इसको बांधा जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए तो है कि साधारण जो अपराध हैं वो 60 दिनों के अंदर उसका अनुसंधान पूरा करें, जो बड़े अपराध हैं वो 90 दिनों के अंदर पूरा करें, क्योंकि अगर समय सीमा के अंदर अगर अनुसंधान पूरा नहीं होता है तो एक्यूज्ड को बेल मिल जाता है। ये प्रक्रिया है। और डिफ़ॉल्ट, जिसको डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं, और डिफ़ॉल्ट बेल का जो है वह उसके लिए न्यायालय जिम्मेवार नहीं है बल्कि वह जो पुलिस प्रशासन है सामान्यतः वही जिम्मेवार होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट बेल भी मिल रहे हैं, लेकिन कितने दिनों के अंदर ट्रायल को पूरा किया जाना चाहिए
इसमें हमारा 2-3 बिंदु है। पहला कि 2005 में संसद ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25A में एक संशोधन किया, जिसके तहत डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होम विभाग के तहत रहेगा और उसके मातहत जो है डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और डिफरेंट जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्टिंग होगी। लेकिन बिहार में यह पूर्णतः लागू नहीं है। एक यहाँ एक समानांतर एक रूल बना करके सत्र न्यायालयों में जो वाद हैं वो अभी प्राइवेट अधिवक्ता के माध्यम से जो है वो उनको जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि ये सरकार ने बनाया है, उनकी चल रही है। लेकिन बिहार से कटकर जो झारखंड बना वहाँ पूर्णतः यह लागू है व्यवस्था। तो हमारी समझ है इसमें कि जो पीड़ित हैं उनको निःशुल्क और तुरंत न्याय मिलना चाहिए। इसलिए पूर्ण रूपेण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25A के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक न्यायालय के लिए एक अभियोजक की नियुक्ति न्यायालयों की संख्या मुकदमों के आधार पर। मैं अभी बता दूं कि लगभग बिहार में वो उसका अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए प्रोपोर्शन में। क्रिमिनल केसेस जो विभिन्न जजशिप में बिहार में जो पेंडिंग हैं 2018 का डाटा है कि लगभग 16 लाख से ऊपर थे। अभी हम लगभग हमको लगता है अपडेट डाटा हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन लगता है कि 20 लाख से ऊपर केसेस हैं। तो ये केस का जो भार है न्यायालयों पर वो बहुत ज़्यादा है। और हम लोग के जो कैडर हैं हम लोग का भी टोटल स्ट्रेंथ लगभग 1500 है, 1400 समथिंग 69 है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मात्र अभी हम लोग लगभग 400 हैं। तो इतना लंबा जो गैप है शायद कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर रहा है। हाँ, ये भी कार्यदक्षता में प्रभावित कर रहा है। लेकिन चूंकि 2 वर्षों से थोड़ा कोरोना के चलते जो है थोड़ी धीमी प्रक्रिया हो गई है। लेकिन हमारा मूल जो स्ट्रेस है केस के डिस्पोजल के संबंध में वह है कि टाइम फ्रेमवर्क में डिस्पोजल होना चाहिए। मतलब प्रत्येक केस का एक केस का टाइम शेड्यूल बनना चाहिए और दोनों पक्षों की सहमति से, स्टेट का पक्ष चाहे हम रिप्रेजेंट करते हों या फिर जो डिफेंस के पक्ष हैं, दोनों की सहमति से जिस समय चार्ज बने, कॉग्निजेंस हो, उसी समय तय हो जाना चाहिए पूरी न्यायिक प्रक्रिया में कि कब तक इस केस का डिस्पोजल होना है और शेड्यूल तैयार कर देना चाहिए। उस शेड्यूल के तहत अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन चाहे अपनी गवाही कराएं, डिफेंस चाहे अपनी गवाही कराएं और फिर न्यायालय जो है उन आधारों पर, तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर अपना जजमेंट दे। फिर जजमेंट के बाद अपीलीय भूमिका होती है। तो अपीलीय जो है, अपील भी एक टाइम फ्रेमवर्क में डिस्पोजल होना चाहिए, क्योंकि अपील में भी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा मूल जो स्ट्रेस है वो है कि टाइम शेड्यूल के तहत प्रत्येक केस का जो है शेड्यूल तैयार होना चाहिए और एक टाइम लिमिट में केस का डिस्पोजल होना सर, जिस तरीके से आपने कहा कि एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, तो क्या टाइम शेड्यूल करके केस को सॉल्व किया जा सकता है? एकदम या फिर कोई और भी कारण है, कोई और भी उपाय है जिसे यूज करके जो डेट पर डेट न्यायालय में मिलती है इस प्रक्रिया पर अंकुश लगाया जा सके? नहीं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि जैसे कॉग्निजेंस जो होता है, केस जब चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो न्यायालय उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर उसमें कॉग्निजेंस लेती है। मतलब लॉ को मोशन में लाना प्रारंभ किया जाता है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है तो उसी समय दोनों पक्ष, हमारी दोनों पक्ष की सहमति से न्यायालय अपने विवेकाधिकार से उसका टाइम फ्रेमवर्क तैयार करेंगे और उस टाइम फ्रेमवर्क में वो निष्पादन होगा हर स्टेज का। और ये संभव है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, अगर कोई घटना घटती है, केस होता है, लेकिन कभी कभी दोषी के बजाय किसी इनोसेंट को भी सजा मिल जाती है और कभी कभी 15 साल निकल जाते हैं, 16 साल निकल जाते हैं, 20 साल निकल जाते हैं एक केस को सॉल्व करने में। समय सीमा इतनी निकल जाती है, लेकिन ऐसे केसेज में जो इनोसेंट व्यक्ति है वो पिसता रहता है। तो इसको कैसे सुधार किया जाए? कैसे किसी इनोसेंट को ऐसे झूठे केस कह सकते हैं या फिर झूठा मुकदमा, झूठी घटना से कैसे बचाया जा सकता है? आपका जो प्रश्न है हम समझ रहे हैं कि 2 बिंदुओं पर है। पहला, कभी कभी जो पीड़िता है वो भी जो है शिकार हो जाते हैं। उनको जैसे हमको लग रहा कि आपका इशारा अररिया की ओर जो घटना घटी है, हम लग रहा कि उसकी ओर है। होता क्या है कि कानून तो बना दिया गया है,
तो अररिया में जो घटनाएं घटी दुर्भाग्य से, तो जो पीड़िता होते हैं तो उनको है कि एक लीगल गार्जियन रहना चाहिए जी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उनका 164 अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना है तो उनको एक गार्जियन, अगर उनके माता पिता अवेलेबल हैं तो ठीक। कभी कभी अपराध अपने माता पिता के खिलाफ भी होते हैं, देखते होंगे कि सौतेले पिता के द्वारा जो है अपनी बेटी के खिलाफ ही अपराध किया जाता है, तो उसमें कानून प्रावधान है कि वैसी स्थिति में उन्हें लीगल गार्जियन प्रोवाइड किया जाएगा। प्रत्येक ज़िले में CWC एक कमेटी होती है जहां से महिला पदाधिकारी को या महिला अफसर को आप जो है न्यायालय में उनके सहयोग के लिए ले जा सकते हैं। अररिया में जो घटनाएं घटी दुर्भाग्य से, उनका कहना था कि अमुक दीदी आएंगी तो हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे, तो हमको लगता है कि उसके लिए वेट किया जाना चाहिए था, और एक दुर्भाग्य से ये घटनाएं घटी। और अमूमन तो ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन हाँ एक दो घटनाएं तो घट जाती हैं। तो इसको हम इस ढंग से कानून का जो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट है उसका इन्फोर्स कर हम इस तरह की गलतियों को हम सुधार सकते हैं। एक दूसरा जो आपका पक्ष है कि कभी कभी इनोसेंट व्यक्ति भी फंस जाते हैं जी। तो हमारा कहना है इसमें स्पष्ट है कि पुलिस जो अनुसंधान करती है तो ठीक है, जो पीड़ित पक्ष हैं वो अपनी बात कहते हैं, अभियुक्त पक्ष जो होते हैं उनको भी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और उनकी सारी बातों को भी इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया जाना चाहिए। तब न्यायालय के समक्ष पक्ष और विपक्ष में जो तथ्य प्रस्तुत होंगे उसके आधार पर अगर इनोसेंट पाया जाएगा तो क्रिमिनल केसेस के जो स्टेजेज होते हैं हो सकता है कि वो पूरी कानूनी प्रक्रिया का जो है बिना अनुपालन किए हुए वो फर्स्ट स्टेज में ही उन्हें न्याय मिल जाए, ऐसा संभव है, कानून में प्रावधान है। जी सर, लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, जैसा कि हमने अभी दो टॉपिक्स पे बात की है, लेकिन कई ऐसे जो निर्दोष होते हैं, इनोसेंट व्यक्ति होते हैं, वो सजा भी काट लेते हैं। सजा काटने के बाद जब प्रूव होता है, कई ऐसे केसेस सामने आए हैं देश में, सजा काटने के बाद ये प्रूव होता है कि वो तो इनोसेंट था लेकिन उसने सजा काट ली, 20 साल 25 साल उसने जेल में रहा, एक अच्छी समय अवधि उसने जेल में बिता दी, मतलब लाइफ का आधा समय बर्बाद हो गया। तो आखिर इस कमी को कैसे दूर किया जाए? देखिए, अमूमन जो अपराध होते हैं, अमूमन आप समझते होंगे कि जो पीड़ित पक्ष होता है सामान्यतया वह गरीब होते हैं जी। जो अभियुक्त पक्ष होते हैं, वो अच्छे वकील नहीं रख पाते, लोगों को शायद अपने और इम्प्रूव नहीं कर पाते कि वो कैसे इनोसेंट है, कैसे साबित कर पाए, इस वजह से भी वो फंस जाते हैं और सजा काट लेते हैं। लेकिन हमारे देश में है कि जो गरीब एक्यूज्ड हैं जी, उनको डिफेंड करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है, एक लॉयर्स का पैनल बना हुआ है, और न्यायालय को अगर इस बात की जानकारी देते हैं तो न्यायालय के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट उसके कॉस्ट को बियर करती है। मैं बता दूं इस बात को जी। वो पीड़ित जो अभियुक्त पक्ष हैं उनको अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं चूंकि एक आपराधिक न्याय व्यवस्था एक खर्चीला व्यवस्था हो गया है, तो कहीं न कहीं लोगों के मन में ये बातें रहती हैं कि ऐसा जो है हम चूंकि अच्छे वकील को नहीं रख सके, इसलिए हम डिफेंड न्यायालय में नहीं कर सके ठीक से, तो इसलिए हम जो है पिछड़ रहे हैं। ऐसी बातें नहीं होती हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो हमारे कैडर के लोग हैं, ये मेरा भी दायित्व है, प्रोसिक्यूटर का भी दायित्व है जी, कि वो न्यायालय को हमको असिस्ट करना है, न्यायालय को दोनों ओर के अधिवक्ताओं को न्यायालय को असिस्ट करना है। ये इसका जो सैद्धांतिक पक्ष जो आपराधिक न्याय व्यवस्था का है वो यही है। बिल्कुल। और उसमें सारी बातों को अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक थप्पड़ मारने के लिए दोषी है तो उसको तो जो है ये मर्डर केस के लिए तो पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। तो हमको लगता है कि ये जितने भी अंग हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए, और सर्विस में भी टाइम टू टाइम जो है रिफ्रेशर कोर्स भी चलाया जाना चाहिए, और साथ ही साथ हमने कहा कि रिफॉर्मेटिव मूवमेंट भी चलना चाहिए। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से जो न्यायालय में डेट पे डेट मिलता है, न्याय की उम्मीद में लोग एक लंबा समय निकाल देते हैं, क्या ये भी एक मुख्य कारण है अपराध बढ़ने के? त्वरित न्याय व्यवस्था नहीं होना? नहीं, हमको लगता है कि अन्य कारणों में एक कारण तो एक को इसको हम मान सकते हैं कि एक जो मैसेज जाना चाहिए अपराधियों के खिलाफ
उसमें थोड़ी कमी रह जाती है। जी। तो इसके लिए व्यवस्थाएं हो रही है। जैसे एक आएगा, आप देखे हुए कि जमीन की कीमत बिहार में बढ़ गई या पूरे देश में बढ़ गई। अब जमीन की कीमत बढ़ गई तो जमीन से संबंधित अपराध बढ़ गए, देखते होंगे अपराध बढ़ गए। अब इसके लिए हमारी सरकार जो है वह थाने के स्तर पर आदेश है सरकार का कि कमिटी आप बनाइए, पुलिस और सीओ उसको रिजॉल्व करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं या अन्य जो पदाधिकारी हैं, DCLR हैं, वो जमीन से संबंधित जो भी वाद हैं उसको जितना जल्द से जल्द है वो सॉल्व करें। और इसमें गतिशीलता आनी चाहिए जी। तो गतिशीलता ला करके, प्रशिक्षण दे करके, उनको अपडेट करके, रिफॉर्म करके हम इन कमियों को हम पूरा कर सकते हैं। सर, चलते चलते एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो कानून बनाए गए हैं, जिस तरह से जो निर्देश दिए गए हैं कि अगर महिलाओं से जुड़े कुछ अपराध होते हैं, जैसे बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, इन ऐसी घटनाओं को 3 महीने में पुलिस को सॉल्व करने हैं और कोर्ट को साक्ष्य देना है, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं चूक जाती है, 3 महीने में साक्ष्य नहीं जुटा पाती, कोर्ट को सब कुछ हैंड ओवर नहीं कर पाती। तो आखिर इस कमी को कैसे दूर किया जाए? देखिए, दुर्भाग्य से 2012 में निर्भया जो रेप कांड हुआ पूरे देश को सन्न कर दिया, पूरे देश की आवाम को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट किया। और भारत सरकार ने, आपको याद होगा कि जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी बनाई और जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी के रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस के आधार पर 2013 का जो अमेंडमेंट जो है वह CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, IT एक्ट में लाया गया। वो लाने के बाद 2013 में अमेंडमेंट किया गया। फिर इसमें उसी समय था कि 3 महीने में अगर महिलाओं के खिलाफ रेप का अगर होता है अपराध तो उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन 2018 में फिर इसको 3 महीने से घटाकर, चूंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा तो कानून को सख्त किया गया ताकि जनता में और अपराधियों के बीच में ये संदेश जाए कि कानून सख्ती से इस तरह के अपराधों को निपटेगा। तो अब है कि 2 महीने के अंदर रेप या लज्जा भंग से संबंधित जो अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ उसको 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा करें और 2 महीने के अंदर ट्रायल भी पूरा करें। जो आप कह रहे थे कि पीड़ित जो है जुवेनाइल है वो मेजर नहीं है, माइनर है, उसके लिए एक अलग से पॉक्सो एक्ट बना है। पॉक्सो एक्ट के तहत आप एक समय सीमा के अंतर्गत जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी हो रहे हैं और ट्रायल भी हो रहा है, लेकिन 100% अभी इसको पूरा किया जाना अभी जो है हम समझते हैं नहीं हो रहा है, हम सफल नहीं हो रहे हैं। और रिसोर्सेज की कमी है, पर्सोनेल की कमी है, ट्रेनिंग की कमी है। और महत्वपूर्ण बात है, जैसे FSL रिपोर्ट की बात आती है, अभी बहुत से FSL जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैं अपने राज्य में, वहाँ जांच करने वाले जो हैं कर्मी ही नहीं हैं जी। अब पुलिस जब जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस भेजती है किसी चीज़ को तो वहाँ से रिपोर्ट जो है महीनों के महीनों नहीं आते हैं, जिससे हमारी जो है सो इन्वेस्टिगेशन या विचारण की जो प्रक्रिया है वह प्रभावित होती है। तो हमारा यही सजेशन होगा कि FSL हो या जो भी जहाँ कर्मी की कमी के कारण जांच प्रभावित हो रही है उसको पूरा किया जाना चाहिए और समय सीमा के अंदर अगर अनुसंधान होता है इस पर जोर दिया जाना चाहिए। जो पुलिस के बड़े पदाधिकारी हैं वो भी अपनी समीक्षा करें हर जिले की, जो अभियोजन के हमारे पदाधिकारी वो भी समीक्षा करें ट्रायल का, और अभी हो रहा है समीक्षा, ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे जो कमियां हैं उसको पूरी कर ली जाएगी। और हमारी उम्मीद है कि जिस तरीके सर आज हमारे साथ थे, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपको बहुत शुक्रिया।